Hello students, hope that you are doing good. In this video, we are going to understand page number 3 and page number 4 of science book that comes under gravitation chapter. And after this video, you will come to know what is Kepler law and what is Newton's law of gravitation. So without any further delay, let's dive into these pages. अब हम आते हैं हमारे पेज नंबर 3 पे। तो पेज नंबर 3 पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा केप्लर्स लॉ के बारे में। इस पेज के स्टार्टिंग में ही एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से केप्लर्स ने अपने लॉज को डिस्कवर किया। तो जब गैलीलियो नहीं थे अर्थ के ऊपर, यानी तो जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उसके पहले जो साइंटिस्ट होते थे वो लोग प्लैनेट्स को नेक्ड आईज से देख के सारे ऑब्जर्वेशंस करते थे। पर जैसे ही गैलीलियो आए, यानी तो जैसे ही टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तो सारे साइंटिस्ट के पास टेलीस्कोप आ चुका था। अब ये हो गया कि जो भी इंफॉर्मेशन प्लैनेट्स के बारे में साइंटिस्ट के पास थे, पहला तो वो एक्यूरेट था और दूसरा ह्यूज अमाउंट में उनके पास डाटा आ रहे थे प्लैनेट के बारे में। ये सारे डाटा को स्टडी करने के बाद केप्लर ने एक चीज नोटिस किया कि जो भी प्लैनेट मूव हो रही है, नहीं तो जो भी मोशन ऑफ प्लैनेट है, वो कुछ रूल्स फॉलो कर रहे, कुछ लॉज फॉलो कर रहे। और यही लॉज को केप्लर ने 3 पार्ट्स में हमें बताया। दैट इज केप्लर फर्स्ट लॉ, केप्लर सेकंड लॉ, केप्लर थर्ड लॉ। इनको कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं केप्लर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर लॉ समझने के पहले हमें एलिप्स क्या होता है इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो एलिप्स को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है वो डायग्राम। इस डायग्राम में मैंने एक कोन ड्रॉ किया है। अगर आप देख पा रहे तो मैंने इधर पे एक कोन ड्रॉ किया है, इन्वर्टेड कोन है बेसिकली। और इस कोन को मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से कट करता हूँ। मींस मैंने यहाँ पे कोन लिया, कोन इन्वर्टेड, और मैं उसको ऐसे फ्लैटली ऐसे कट करता हूँ। जब मैं उसको ऐसे कट करूंगा, जो मैंने इधर रेड लाइन में ऐसे दिखाया, इसको ऐसे कट करूंगा, तो मेरे को कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, उसके ऊपर का शेप कैसा मिलेगा, ऐसे सर्कल, बरोबर। अगर मैं इसको इधर पे जूम करूँ तो कैसा दिखेगा, मुझे ऐसे सिंपल सर्कल दिखेगा, बरोबर। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोन को एक और दूसरे तरीके से कट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इस समय जब मैं उसको कट कर रहा हूँ, तो इस समय मेरा कट करने का जो पोजीशन है वो कैसा है, इंक्लाइन है। इंक्लाइन मतलब क्या, मैं उसको फ्लैट कट नहीं कर रहा हूँ। पहले मैंने कैसे कट किया था, पहले मैंने उसको इस तरीके से कट किया था। अब मैं कैसे कट कर रहा हूँ, मैं उसको इस तरीके से कट कर रहा हूँ, इंक्लाइन कट कर रहा हूँ, इंक्लाइन। जब मैं उसको इंक्लाइन कट करूंगा, तो अब जो मुझे कट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो इस तरीके का मिलेगा। मींस सर्कल नहीं मिलेगा, ये मुझे कुछ और ही स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको हम लोग ओवल शेप बोल सकते हैं। बेसिकली ये ओवल शेप का मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा। और इस चीज को जब मैं इधर पे साइड में ड्रॉ करता हूँ, तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा दिखेगा, मुझे इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मुझे इधर मिला है, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूँ, एलिप्स। ओके, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूँ, एलिप्स बोलता हूँ। इधर पे कट करने के बाद, इधर पे मैं कैसे कट कर रहा था, फ्लैट कट कर रहा था। फ्लैट कट करने के बाद मुझे जो स्ट्रक्चर मिल रहा था वो कैसा था, सर्कुलर था। पर इधर पे जब मैंने इसी कोन को फ्लैट न करते हुए उसको जब मैंने इंक्लाइन कट किया, तब जब मुझे स्ट्रक्चर मिला वो कैसा मिला, ओवल शेप मिला। यानी तो उसको दूसरा नाम क्या है, एलिप्स, यानी तो एलिप्टिकल शेप हमें मिला। क्या फर्क है ये दोनों स्ट्रक्चर में, पहले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर शेप, बरोबर है। और इसको हम लोग बोलते हैं एलिप्टिकल शेप। पहला डिफरेंस क्या है ये दोनों शेप में, तो सबसे पहला शेप चेंज है। ये कैसा है, प्रॉपर सर्कल है, और ये कैसा है, तो ओवल शेप। दूसरा डिफरेंस क्या है, और मेन डिफरेंस इसको हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर शेप में, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर शेप में हमें एक सेंटर मिलता है, ओके। पर एलिप्टिकल शेप में हमें 2 सेंटर्स मिलते हैं। कोई भी एलिप्स को 2 सेंटर होते हैं, तो उस सेंटर की जगह पे मैं इसको फोकस बोलता हूँ, क्योंकि 2 फोकस होते हैं। तो इधर पे फोकस नंबर 2 है और इधर पे हमारा फोकस नंबर 1। उसको जिस मैंने नेमिंग कर दी, ये फर्स्ट सेंटर मेरा F1, ये सेकंड सेंटर मेरा F2, ओके। और ये एलिप्स के सर्कमफरेंस पे मैंने रैंडमली 3 पॉइंट ले लिए। उस तीनों पॉइंट को मैंने A बोल दिया, B बोल दिया और C बोल दिया, ओके। इधर तक क्लियर है। अब हम आते हैं इसके प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द 2 फोकल पॉइंट्स from every point on the curve is constant। मतलब क्या कि एक फोकस पॉइंट मेरा इधर है और दूसरा फोकस पॉइंट मेरा इधर है। तो सम मतलब क्या, प्लस। तो किस किस का प्लस, तो पहले पॉइंट कोई भी रैंडमली पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने इधर पे A ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस है ना मेरा AF2, ये जो डिस्टेंस है, प्लस AF1, ये जो डिस्टेंस है, मैं इधर पे लिखते चलता हूँ।
इसको कैसे लिखता हूँ मैं, ये जो है मेरा पहला AF1 प्लस AF2। ध्यान दीजिएगा मैंने इधर पे कौन सा क्या क्या चीजें लिया है, एक पॉइंट लिया है और ये दोनों फोकस लिया है बस। तो ये पॉइंट से लेके ये फोकस का डिस्टेंस और वो दोनों डिस्टेंस का सम मतलब प्लस। तो पहला डिस्टेंस क्या है, A से लेके F1 मतलब AF1 पहला डिस्टेंस, प्लस दूसरा डिस्टेंस क्या है, A से लेके F2 मतलब AF2 तो दूसरा डिस्टेंस। तो ये AF1 पहला डिस्टेंस, ये दूसरा डिस्टेंस AF2। तो ये दोनों का सम इज इक्वल टू BF1। अब B कहां से आ गया, तो जिस तरीके से मैंने A पहले कंसीडर किया एक पॉइंट को, अब मैं दूसरा पॉइंट पे आता हूं B। तो BF1 प्लस ये BF। उसी तरीके से क्या हो जाएगा इधर पे भी CF1 प्लस CF। ओके क्लियर है। ध्यान दीजिएगा मैं वापस इसको स्टेटमेंट के साथ क्लब करता हूं। क्या बोल रहे हैं इधर पे स्टेटमेंट, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट। सम किस किस के बीच में, तो सम किसका, डिस्टेंस का, तो किस किस के बीच में, टू फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट। तो पहले हमने A वाला पॉइंट कंसीडर किया इधर पे, फिर B वाला पॉइंट हमने कंसीडर किया, फिर C वाला पॉइंट कंसीडर किया। ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर इज कांस्टेंट, इस कांस्टेंट मतलब क्या, सेम रहता है। तो इसके लिए मैंने इधर पे क्या लगाया, इक्वल टू लगाया। आई होप कि आपको ये चीज समझा होगा। अब हम चलते हैं हमारे एक्चुअल लॉस के ऊपर, दैट इज केपलर्स लॉ के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं केपलर्स लॉ। ओके, सो टोटल 3 लॉस दिए थे केपलर ने, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केपलर का फर्स्ट लॉ। तो इसका हेडिंग क्या आ जाएगा, सिंपली केपलर फर्स्ट लॉ। सो केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। मतलब क्या, जो ऑर्बिट है ना प्लैनेट का, हमें ये तो पता है कि प्लैनेट रिवॉल्व करता है किसके में, तो सन के अगल बगल में रिवॉल्व करता है। तो जो ऑर्बिट है ना उस प्लैनेट का, जो ऑर्बिट है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, उस प्लैनेट का जो ऑर्बिट है इज एन एलिप्स। वो कैसा है, एलिप्स है। ध्यान दीजिएगा, अब तक हमें क्या लगता था वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, बट नहीं। केपलर ने क्या बोला अपने फर्स्ट लॉ में ही, केपलर ने क्लियर किया कि वो जो भी ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो कैसा है, एलिप्स है। ओके, तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। वो कैसा है, एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ध्यान दीजिएगा, अगर सर्कुलर होता तो उसको एक ही सेंटर होता, पर केपलर ने अभी इधर पे क्या बोला कि उसका ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल है। और हमें ये चीज अभी पता है कि एलिप्टिकल को दो सेंटर होते, दो फोकस होते। तो टोटल दो फोकाई है, हमने देखा था इसके पीछे देखा था F1 F2 दो फोकाई थे। तो इसके एक फोकाई पे, मतलब एक फोकस पे इधर पे हमारा क्या प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है। तो इधर पे मैं सन को डिनोट करता हूँ, ये है सन। ओके, और मान लेते हैं कि ये है हमारा प्लैनेट ए। ओके, सो वापस इसको डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि अपने फर्स्ट लो क्या बोल रहा है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट ए का जो ऑर्बिट है वो कैसा है, इज एन एलिप्स। वो कैसा है, एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। टोटल दो फोकाई थे, तो हमने सन को एट वन ऑफ द फोकाई, किसी भी एक फोकाई पे वो प्रेजेंट रहता है। अब चाहे इधर रहे चाहे वो उधर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर है। अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे केपलर के सेकंड लॉ पे, केपलर्स सेकंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट। ये हमारा प्लैनेट है और ये हमारा सन। क्या है, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट। तो हमें उधर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं इधर पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट। ये हो गया वो लाइन। आगे क्या बोल रहा है, स्वाइप मतलब कवर करना, स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। इसके पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि कोई भी प्लैनेट एक स्पेसिफिक वेलोसिटी में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। ओके, ये चीज क्लियर रखना। तो अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी मेरा प्लैनेट कहां पे, तो पॉइंट ए पे है, ठीक है। इसका स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्लैनेट ए पे है। अब टाइम के साथ वो क्या करेगा, ऐसे रिवॉल्व करेगा। तो रिवॉल्व करके वही प्लैनेट मेरा ए पोजीशन से कहां पे आ गया, अभी बी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इधर पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, सिंपली इतना ही है। और प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसका स्पीड कांस्टेंट है, कहां से कहां ट्रैवल किया, तो ए से बी ट्रैवल किया। यही प्लैनेट आगे आगे जाते जाते कहां पे आ गया, मान लीजिए सी पे आ गया, इधर पे दे देते हैं। फिर ये आगे जाते जाते कहां पे आ गया, मान लीजिए डी पे आ गया।
कुछ डिफरेंस मालूम पड़ रहा है आपको? नहीं मालूम पड़ रहा तो मैं इसको जरा हाईलाइट करता हूँ डिफरेंस को। ये ब्लू वाला एरिया जरा ध्यान से देखिए आप, क्योंकि ये प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो कैसा है, एलिप्स में है। एलिप्स में है। अगर ये प्लैनेट का ऑर्बिट सर्कुलर होता तो स्पीड कांस्टेंट है ना प्लैनेट का, तो वो तो प्रॉपर्ली परफॉर्म करता, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। पर ये एलिप्स होने के वजह से इधर पे ये जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, इधर पे जो डिस्टेंस है सन एंड प्लैनेट के बीच में, इधर पे जो डिस्टेंस है वो कम है, पर इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है प्लैनेट एंड सन के बीच में वो ज्यादा है। ठीक है, और स्पीड कांस्टेंट होने के वजह से और डिस्टेंस कम होने के वजह से इधर पे वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा। ठीक है, और स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से डिस्टेंस उतने ही टाइम पे वो इधर पे कम एरिया कवर कर पा रहा है। तो यही चीज मैं इधर पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो लाइन है ना, जो लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, ओके, स्वाइप्स मतलब होता है कवर करना इक्वल एरिया। वो हमेशा देखो इक्वल एरिया कवर कर रहा है, इक्वल एरिया कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस सन को हम लोग ऐसे से डिनोट करते हैं। तो ये जो एरिया है मेरा ASB, दिख रहा है आपको, ये एरिया ASB, इसको मैं इधर पे लिख देता हूँ, एरिया ASB। ये जो एरिया है मेरा कौन सा, CS एरिया, CSD। तो ये दोनों जो एरिया है वो दोनों एरिया कैसा है, तो इक्वल है। ये मेरा सेकंड लॉ बोलता है। अब मान लीजिए कि ये थोड़ा और आगे चला गया, मान लीजिए डी से ये इधर पे आ गया, ये आ गया। अब इधर पे क्या हो गया, इधर पे और ज्यादा डिस्टेंस आ गया। कंपेयर करेंगे ये दोनों पोजीशन से, इस पोजीशन को कंपेयर करें तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो उतना ही स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है और उतना ही टाइम है, तो उतने ही टाइम में वापस से ये और कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है। पर डिस्टेंस भले ही कम ट्रैवल किया हो, पर ये जो एरिया ये कवर करेगा, ये एरिया भी ये दोनों एरिया के बराबर ही रहेगा। तीनों एरिया कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और यही हमारा सेकंड लॉ बोलते हैं। वापस इसको रिकैप करता हूं, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, जो लाइन जॉइन कर रहा है सन एंड प्लैनेट को, स्वाइप्स कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल एरिया कवर करता है। क्यों, क्योंकि दो फैक्टर इधर पे आ रहा है, पहला स्पीड जो कांस्टेंट चल रहा है और दूसरा डायरेक्शन जो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको सेकंड लॉ समझा होगा। अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे थर्ड लॉ पे, केपलर्स थर्ड लॉ। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सिंपली वो टाइम होता है जितने टाइम पे एक प्लैनेट इस सन का पूरा एक वन सर्कल कर पाए। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज अ टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन कंप्लीट सर्कल अराउंड द सन। ठीक है, तो एक कोई प्लैनेट ले लीजिए आप इधर पे, सन, ठीक है, और ये है एक प्लैनेट इधर पे। ठीक है, तो ये प्लैनेट को कितना टाइम लगा ऐसा पूरा एक वन सर्कल परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कितना भी टाइम लगने दीजिए, वो उसका क्या होगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं T से। T इंडिकेट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अर्थ का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, यस राइट, 1 ईयर, दैट इज 365 डेज। अब इधर पे हम लोग कुछ असम्पशन कर देते हैं, लेट T इक्वल टू, T क्या है मेरा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ऑफ एनी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट का हो सकता है, और R क्या है, ये मेरा मेन डिस्टेंस है। तो किसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन डिस्टेंस, या नहीं तो सिंपली डिस्टेंस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, r के साथ। तो वापस से मैं आता हूं हमारे थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ हमारा क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन में मैंने किससे डिनोट किया, t से, तो इसी के लिए t का स्क्वायर, तो किधर लिखा है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, बराबर है, ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the cube of the mean distance। ध्यान दीजिएगा, to the cube of the mean distance। डिस्टेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं, r के साथ, तो r का क्यूब ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। डिस्टेंस किसका, प्लैनेट एंड सन के बीच में। तो ये है मेरा थर्ड लॉ का इक्वेशन। अब इसके आगे हम लोग एक स्टेप और जाते हैं। अगर आपको ध्यान में होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लेता हूं, तो इस जगह पे मैंने कांस्टेंट क्या ले लिया, k ले लिया, तो कैसा आ जाएगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, इधर तो इक्वल टू आ गया और कांस्टेंट लीजिए मैंने के, बाकी चीजें सेम R2 वैसे। देयरफॉर ये R2 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, उसको मैं डिवीजन में ला दूंगा, क्या हो जाएगा t² अपॉन r के रूट से क्या बच गया मेरा k बच गया। ये मेरा फाइनल इक्वेशन है किसका, केपलर थर्ड लॉ का, जिसको हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे केपलर लॉ खत्म होता है। इसके बाद इस पेज के एंड में ये चीज बताया गया है कि केपलर ने रेगुलरली प्लैनेट के पोजीशन को ऑब्जर्व करने के बाद ये लॉज दिए थे, बट इन लॉज के पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या था तो ये केपलर नहीं बता पाए थे। ओके, अब इसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने केपलर्स लॉ का हेल्प लेके अपने लॉज को डिराइव किया था। तो सर आइजैक न्यूटन ने कौन सा लॉ दिया था, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये डिराइव किया गया था बाय द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। सो इन डिटेल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 4। इस पेज पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है केपलर के बारे में, वो हम देख लेंगे। सो इस इंट्रोडक्शन में एक चीज बताया गया है कि केपलर एक जर्मन साइंटिस्ट है और वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे। केपलर एक साइंटिस्ट के साथ भी काम कर चुके थे जिनका नाम था टाइचो ब्राहे। केपलर ने टाइचो ब्राहे के साथ ईयर 1600 में काम करना स्टार्ट किया था और जस्ट एक साल के बाद इन 1601 में टाइचो ब्राहे का डेथ हो गया। सो अब टाइचो ब्राहे की जगह पे केपलर को एज अ सुप्रीम यानी तो एज अ रॉयल मैथमेटिशियन अपॉइंट किया गया। टाइचो ब्राहे ने जितना भी ऑब्जर्वेशन किया था इस प्लैनेटरी पोजीशन को लेके, वो सारे ऑब्जर्वेशन का एनालिसिस करने के बाद केपलर्स ने अपने लॉज को पब्लिश किया था और सर आइजैक न्यूटन ने इन केपलर्स लॉ का हेल्प लेके अपने लॉज को पब्लिश किया था। तो हम समझ सकते हैं कि इन केपलर्स लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एज्यूम करिए कि मैंने इधर पे दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, जो मैंने इधर पे सर्कल शो किया है, ये सर्कल क्या है, तो मेरे दो ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट सेकंड है। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इनका खुद का क्या होगा, मास होगा। तो ऑब्जेक्ट 1 का मास मैंने शो किया है m1 के साथ, ऑब्जेक्ट 2 का मास मैंने शो किया है m2 के साथ। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम लो और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये भी दो ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्स में है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा मेरा डायरेक्शन क्या है फोर्स का, तो दोनों के तरफ है। ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस फोर्स को मैं किसके साथ डिनोट कर रहा हूं, F के साथ। एंड थर्ड चीज, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं D के साथ। इतना तक क्लियर है। तीन हम लोग पैरामीटर इधर पे समझ रहे हैं। पहला मास, तो m1 is the mass of object 1, m2 is the mass of object 2, the distance between object 1 and object 2 is denoted by D and the force of attraction is denoted by F। क्लियर इधर तक। अब हम आते हैं वापस से हमारे एक्चुअल स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट को मैं तीन पार्ट में आपके लिए डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट हम लोग इधर पे रीड करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, F के साथ, बरोबर है। तो अभी ये हमारा पहला पार्ट इस स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान दीजिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है क्या है, m1 एंड m2। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, ये दोनों मास का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है इधर तक। तो इस पे हम लोग इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं हमारा इक्वेशन 1। अब हम आते हैं इसी स्टेटमेंट से एक और इक्वेशन हम लोग इधर पे डिराइव करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे जाते हैं। एंड थर्ड पार्ट पे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसकी बात चालू है, तो इधर पे भी वापस से फोर्स की बात चालू है। तो यही फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का क्या साइन होता है, 1 अपॉन, बराबर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके, तो द स्क्वायर मींस रेज़ टू 2, बराबर। तो किसका स्क्वायर, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ऑब्जेक्ट, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, d। तो d का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे वापस से हम लोग ये इक्वेशन को ये स्टेटमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, समझते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट दैट इज F, दोनों में F। पहला क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड नेक्स्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो जो डिस्टेंस है जिसको हम d से डिनोट करें वो d का स्क्वायर। ये पूरे स्टेटमेंट का पूरा समरी मैंने इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को फिल अप करते हैं। इधर पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं प्यारा सा, फ्रॉम 1 एंड 2। ये दोनों इक्वेशन को देखने के बाद हमको क्या चीज समझ रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 m2 के। अब मैं इधर पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं देता हूं, हमें अंडरस्टूड है। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, d स्क्वायर। इधर तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मस्त एक ऐसा बॉक्स कर देता हूं। ओके, क्लियर है? ओके, अब हम जाते हैं इसके एक स्टेप ऊपर पे। ये चीज मैं इधर पे लिखता हूं, therefore अगर आपको ध्यान में होगा जब भी हम लोग ये कांस्टेंट का साइन लेते हैं इधर पे, तो इसको हटाने के लिए हमें प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाना होता है। तो इधर पे भी हम लोग एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाते हैं, तो f मेरा एज इट इज हो जाएगा, ये साइन हट जाएगा, इधर पे इक्वल टू आ जाएगा। इधर पे मैं जो कांस्टेंट ले रहा हूं वो है g, बाकी सारी चीजें एज इट इज, m1 ऐसे ही, m2 ऐसे ही और d स्क्वायर। ये है मेरा फाइनल इक्वेशन इसका, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो वेयर g इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते। अच्छा, इधर पे एक और नाम इसको दिया गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मोस्टली हम लोग इस चैप्टर में इस g को, ये जो कांस्टेंट मैंने इधर पे लिखा है, इस g को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से ही बोलने वाले हैं। तो ये है मेरा फाइनल इक्वेशन किसका, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब यहाँ पे मैंने न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन लिखा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली अभी हम लोग इस इक्वेशन के साथ थोड़ा खेलने वाले हैं, ठीक है। पर हर एक खेल का कुछ रूल्स होता है, तो रूल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूं, शायद आपको इसके बारे में पता भी होगा। दो रूल है टोटल, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी के बारे में थोड़ा सा इसको हम लोग रिकैप करेंगे। अगर मैं बोलूं कि मेरा a और b दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या कि जब मैं a को इंक्रीज करूंगा तो b भी क्या होगा, मेरा इंक्रीज होगा। या नहीं तो जब मैं a को डिक्रीज करूंगा तो b भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? मतलब a और b क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर इसी की जगह पे अगर मैं आपको बोलूं कि यही a मेरा b से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन कैसा था, तो ये और 1 अपॉन में आता है। अगर मैं बोलूं कि ये और b इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जब मैं a को इंक्रीज करूंगा तो b मेरा डिक्रीज होगा, यानी तो जब मैं a को डिक्रीज करूंगा तो b मेरा इंक्रीज होगा। तो ये सिंपल सा लॉ है जो आपको ध्यान में रखना है ये गेम स्टार्ट करने के पहले। तो हम लोग ये गेम को खेलेंगे हमारे दो लेवल्स में। तो पहला दो लेवल में हम लोग इस गेम को खेलने वाले। ये है हमारा लेवल। तो लेवल 1 में मैं आपको ये चीज पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर मैं मास को डबल कर दूं, तो मैंने क्या किया, सिंपली वो जो मास थे मेरे ऑब्जेक्ट को, मैंने उनको क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो इसका इफेक्ट क्या होगा मेरे फोर्स के ऊपर, तो हमें ये चीज पता है, स्टेटमेंट ध्यान में दीजिए, हमें ये चीज पता है कि फोर्स और मास ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अभी हमने ये चीज सीखा, रूल के बारे में हमें ये पता है कि जब मैंने मास को डबल किया तो मेरा फोर्स भी क्या हो जाएगा, मेरा फोर्स भी हो जाएगा डबल। अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे लेवल 2 के ऊपर। सर लेवल 2 में मैं, लेवल 1 में हमने मास को डबल किया था, लेवल 2 में हम डिस्टेंस को डबल करते हैं। अब जरा इसके बारे में सोचिए कि अगर मैं डिस्टेंस को इधर पे डबल करता हूं तो हमें ये चीज पता है, वापस से स्टेटमेंट को ध्यान में लीजिए, हमें ये चीज पता है कि फोर्स और डिस्टेंस दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैं डिस्टेंस को डबल करता हूं तो मेरा फोर्स डबल टाइम नीचे गिरेगा। मैंने डबल टाइम इसको इंक्रीज किया तो मेरा फोर्स डबल टाइम नीचे गिरेगा, बरोबर। बट इधर पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जब मैंने डिस्टेंस को यहाँ पे डबल किया ना, जब मैंने डिस्टेंस को यहाँ पे डबल किया तो इस जगह पे मेरा स्क्वायर वाला फैक्टर भी आ गया, क्योंकि नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर लिखते हैं। तो पहले मेरा डी था, पर अब मैंने d को 2d कर दिया तो मेरा 2d द होल रेज़ टू स्क्वायर हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2d द होल रेज़ टू स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल मैथ्स क्या आएगा,
4 d स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर। तो इधर पे मेरा फोर्स 4 टाइम डिक्रीज होगा। मैंने डिस्टेंस को डबल टाइम इंक्रीज तो किया, पर क्योंकि मेरे डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर का फैक्टर है, तो डबल टाइम इंक्रीज करने के बाद तो उसके वजह से मेरा 4 टाइम्स फोर्स भी डाउन हो रहा। तो जब मैं डबल कर देता हूँ डिस्टेंस को, तो मेरा जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है बाय द फैक्टर ऑफ 4। वो दोनों ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अट्रैक्ट होंगे तो मतलब फोर्स लगे, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस साइड में होगा। और अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस लाइन पे अपना फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं। अब मान लीजिए कि अगर वो ऑब्जेक्ट नॉन स्फेरिकल है, नॉन स्फेरिकल यानी तो उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, इररेगुलर। इररेगुलर मतलब समथिंग, मान लीजिए कि ऐसा दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का शेप कैसा है, समथिंग इस तरीके का। तो क्योंकि अभी ये स्फीयर तो है नहीं, तो इनका सेंटर तो होगा नहीं, पर इनका क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, वो पॉइंट जहाँ पे उस इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का पूरा मास सिचुएटेड रहता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सेंटर ऑफ इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास समथिंग इधर पे हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास समथिंग इधर पे। ध्यान दीजिए सेंटर में ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। कोई भी दो इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वो उनके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, तो ये उनका फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हुआ, उस स्फीयर के सेंटर की तरफ एक्ट होगा। और वो ऑब्जेक्ट नॉन स्फेरिकल है यानी तो इररेगुलर शेप का है, तो वो सिंपली उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। मैंने डायग्राम में जो दो ऑब्जेक्ट मैंने दिए थे, मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2, ये यूनिट मास है, ठीक है, यूनिट मास है। और ये वाला ऑब्जेक्ट भी क्या है, सिंपली यूनिट मास। यूनिट मतलब क्या, 1 मास है, 1 kg और 1 ग्राम, वो फिलहाल के लिए रहने दीजिए। बस मान लीजिए कि वो क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट यूनिट मास है। ये दोनों ऑब्जेक्ट यूनिट डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। डिस्टेंस का मीटर, डिस्टेंस के यूनिट्स क्या क्या होते हैं, तो मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ये सारी डिस्टेंस के होते हैं। पर वो सब चीजें रहने दीजिए, बस सिंपली समझिए कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा यूनिट है। मतलब इनके मास भी कैसे हैं, 1, इसका मास कैसा है 1, और इनके बीच का डिस्टेंस भी कैसा है 1। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में इस इक्वेशन के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, तो सिंपल f मेरा एज इट इज रहेगा, g भी मेरा एज इट इज रहेगा। m1 मेरा क्या हो चुका है, यूनिट हो चुका है। m2 भी क्या हो चुका है, मेरा यूनिट हो चुका है सिंगल। और डिस्टेंस भी क्या हो चुका है, मेरा यूनिट हो चुका है। क्योंकि इधर d स्क्वायर, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 1 स्क्वायर। तो ये पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स इज इक्वल टू g। इसका मतलब क्या कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। पर ये चीज कब पॉसिबल है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ऑब्जेक्ट के मास यूनिट रहे और ये दोनों ऑब्जेक्ट यूनिट डिस्टेंस पे होंगे, तभी ये चीज पॉसिबल है। ऐसा यूनिट क्या है, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, जिसमें हम लोग मास को क्या यूनिट देते हैं, केजी का देते हैं। डिस्टेंस को हम लोग क्या देते हैं, मीटर देते हैं, ठीक। तो ऐसा यूनिट के हिसाब से इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा 1 kg, ये ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा 1 kg, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 1 मीटर। सो अब हम आ गए हैं हमारे वीडियो पे और इस पेज के एंडिंग पे। तो इस पेज के एंडिंग पे एक ब्रेन पावर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा है उस क्वेश्चन में कि प्रूफ करिए कि ऐसा यूनिट में जो जी का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट में जो जी का यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वेशन लिखता हूँ, जो है m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। अब इस जगह से मैं g का वैल्यू इधर पे इवैल्यूएट कर लेता हूँ। g क्या हो जाएगा, इधर पे मेरा ऊपर मेरा f मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली f d स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पर। नीचे क्या है मेरा m1 m2 m2। तो सिंपली ये चीज आपको समझा होगा कि किस तरीके से मैंने इस इक्वेशन का यूज करके ये इक्वेशन को डिराइव किया। सिंपली बस उसके अंदर चेंजेस किए, बाकी कुछ नहीं। तो इधर पे मेरा f मतलब क्या,
फोर्स का यूनिट क्या है एसआई में हमें पता है न्यूटन, उसको हम डिनोट करते हैं एम के साथ। डी मतलब क्या, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट में, मीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम के साथ। और एम क्या है, मास का यूनिट क्या होता है मीटर में, किलोग्राम, इसको हम डिनोट करते हैं kg। ठीक है, क्लियर है। बस इधर पे मैं सारे यूनिट्स को इधर पे मैं पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा इधर पे, therefore g इक्वल टू f के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, न्यूटन उसका यूनिट है, ठीक है, n, तो n नहीं तो इधर पे मैं पूरा न्यूटन लिखता हूँ। d क्या है, d का यूनिट क्या है इधर पे, मीटर, क्योंकि इधर d स्क्वायर है तो इधर पे मैं क्या लिखूंगा, मीटर स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय दो मास है इधर पे, m1 का मास kg और ये m2 का मास kg, मींस kg दोनों मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्टली लिखता हूँ kg स्क्वायर। अब इसके आगे एक लास्ट स्टेप, therefore g is equal to, ध्यान से देखिएगा, न्यूटन मेरा एज इट इज है, m स्क्वायर मेरा एज इट इज है, ये जो kg स्क्वायर जो नीचे डिवीजन में था उसको मैंने ऊपर खींच लिया, ऊपर खींचने के बाद ये kg जो नीचे स्क्वायर में था ऊपर आने के बाद -2 में, बस सिंपली इतना सा चीज, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये चीज डिराइव कर दिया कि एसआई यूनिट के हिसाब से जी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मैं एक और चीज आपको बता दूं, एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव किया कि जी का वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये चीज हेनरी ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, ओके, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड